सिड एक हाई स्कूल का लड़का जो कि लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसे बस ताकत चाहिए जो कि उसके पास है भी, पर वो चाहता है कि वो और ज्यादा पावरफुल बन जाए। पर पावर मिलने से पहले ही ट्रक कौन उसकी पीछे से मार लेता है और उसकी कहानी स्टार्ट होते ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद हमें सिड को दिखाया जाता है जो कि कहता है पता नहीं ये कैसे शुरू हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है मुझे हमेशा से यही बनना था। जैसे बचपन में कैसे सब हीरो बनने का सोचते हैं, मैं भी वही चाहता था, पर मैं बाकी बच्चों से अलग था क्योंकि मेरा ये जुनून बस बचपन तक ही नहीं था, ये मेरे दिल के अंदर है। मुझे ताकतवर बनना था जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, हर तरह की स्किल को मास्टर किया। ये लड़की बड़की का चक्कर छोड़ मैंने अपनी ताकत पर ध्यान दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी काम का नहीं। मैं इस ताकत के चलते इंसानों को तो मार सकता हूँ और मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं एक मिलिट्री को भी मार सकता हूँ, पर अभी भी मैं इतना पावरफुल नहीं। अगर कभी मुझ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो चाहे मैं कितना भी ताकतवर हो जाऊँ मैं उससे नहीं बच सकता। पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि सिड का रीइंकार्नेशन एक अलग ही दुनिया में हो गया है और अब उसका नाम शैडो है। उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कन्या हैं। वो शैडो से कहती हैं हमने उन्हें घेर लिया है, वो कहीं नहीं भाग सकते। ये बिल्कुल आपके अनुमान जैसा है माय लॉर्ड। और वो सब शैडो की बहुत तारीफ करने लगते हैं। शैडो कहता है बढ़िया, मुझे एक नई दुनिया में एक नई जिंदगी मिली और मुझे और पावर चाहिए। मैं बस ऊंचाई तक पहुंचना चाहता हूं और इस बार मैं जरूर पहुंच जाऊंगा क्योंकि अब मैं हूँ The Eminence in Shadow. अब अगले सीन में हम सिड को दिखते हैं जो कि अपने आप से कहता है मुझे याद नहीं कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे शुरुआत से ही एमिनेंस इन शैडो बनना था। तभी एक लड़की जिसका नाम अल्फा होता है वो कहती है जैसा कि आपने कहा था वो सच हो गया है। मैंने एशियन टेक्स्ट के अंदर थोड़ा पढ़ा, उसमें मुझे कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में कुछ बातें पता चली। जितना हम उनके बारे में जानते हैं वो उतने ही ताकतवर लग रहे हैं। तभी सिड कहता है हम शैडो में छिप कर शिकार करते हैं, जो सुनकर अल्फा रिलैक्स होती है और सिड कहता है मैं यही चाहता हूँ, मैं एमिनेंस इन शैडो बनूंगा। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सिड का इस दुनिया में रीइंकार्नेशन हुआ था और जब उसका रीइंकार्नेशन होता है तो वो भी इस बात को समझ गया था, पर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे क्योंकि वो अभी अभी पैदा हुआ है और वो थोड़ा सा भी रो नहीं रहा, जिससे सभी लोग शॉक थे। पर सिड यहाँ की सिचुएशन को समझता है और अजीब तरह से रोने लगता है। जिसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन दिखते हैं जहाँ वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और डिएगर से पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ये नहीं कर पाता और वहीं उसकी बड़ी बहन पत्थर की ऐसी की तैसी कर देती है। वो क्लैपिंग करते हुए बताता है उसकी बहन बहुत ही टैलेंटेड है और इसी वजह से वो इस घर की उत्तराधिकारी भी है और सिड एक नपुंसक जो कि कुछ नहीं करता, पर ये बस एक दिखावा है, असल में वो बहुत ही ताकतवर है। अगली ही पल हम रात का सीन दिखते हैं जहाँ वो शैडो बनकर कुछ गुंडों को मार रहा था और उनसे कहता है कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन वो लोग इसके लिए मना कर देते हैं। तो शैडो अपने स्लाइम सूट से उन सबको पेलने लगता है। एक बंदा आकर चाकू से उस पर अटैक करता है जिससे शैडो घायल हो जाता है, लेकिन ये तो बस एक मजाक था। वो अपने स्लाइम सूट की मदद से बच जाता है और उस बंदे को भी पेल देता है। जिसके बाद वो उन बंदों का खजाना दिखता है, पर तभी पीछे से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जब वहाँ जाता है तो वो दिखता है कि एक भद्दा सा मॉन्स्टर एक केज में बंद पड़ा था। शैडो कहता है तुम एक लाश नहीं हो, तुम सड़ रही हो पर जिंदा हो, यानी कि तुम पोजेस्ड हो। जिसके बाद वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है और अपनी शैडो मैजिक का इस्तेमाल कर उसे उस केज से आजाद कर देता है। वो उसे घर में लाकर उस पर बहुत ही मैजिक इस्तेमाल करता है उसे पहले जैसा करने के लिए, और फाइनली एक महीने के बाद उसका मैजिक काम कर जाता है और वो जो भद्दा सा मॉन्स्टर था वो श्राप से आजाद होकर एक सुंदर सी एल्फ में बदल जाता है। जिसके बाद उसे होश आता है और वो अपने आप को जिंदा देखकर शॉक हो जाती है। सिड कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर लगा हुआ कर्ज तोड़ दिया, अब तुम आजाद हो। एल्फ से कहती है ये तुमने किया, कौन सा कर्ज? सिड बताता है एक खतरनाक कर्ज था जो तुम पे और हीरोज के वारिसों पे लगाया गया था, पर मैं तुम्हारी हैरानी समझता हूँ। और वो उसे एक बुक दिखाते हुए कहता है ये बातें धार्मिक किताबों में लिखी हुई हैं। 3 हीरोज की फेरी टेल जिसने डीमन डियाब्लो को हरा कर दुनिया को बचाया है, वो कहानी सच्ची है। जो जानकर वो एल्फ शॉक होती है। तभी एल्फ से पूछती है कि मेरे ऊपर कर्ज किसने लगाया? सिड थोड़ा सोचकर कहता है कल्ट ऑफ डियाब्लो, कुछ संख्यों का ग्रुप जो ग्रेट डीमन को जिंदा करना चाहता है। वो दिन के उजाले में कभी बाहर नहीं आते
मेरा मिशन शैडो में छिपकर उनकी बुरी साजिशों को रोकना है। और वो उसे अपना नाम बताता है। मेरा नाम शैडो है, जो शैडो में छिपकर काम करता है। और वो उससे पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी? एल्फ कहती है, तब मेरे ऊपर कर्ज लगाया गया था, मैंने सब खो दिया था, मैं बस एक घिनौनी जीव थी, पर आपने मुझे बचाया, इसलिए आप जो चाहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और मैं उन्हें सजा देकर रहूंगी जिसने मेरे साथ ये किया। शैडो उसे अपनी टीम में लेते हुए कहता है, हमारा मुकाबला शायद गवर्नमेंट या किसी ऐसे से होगा और मेरे कंट्रोल में कई ऐसे आएंगे जो सच से वाकिफ नहीं होंगे। एल्फ कहती है, हमें बाकी के हीरोज के वारिसों को खोज के उन्हें एक साथ करना होगा। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, हमें ऑपरेशन के लिए एक बेस खोजना होगा, हमें उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे। शैडो कहता है, तुमने ठीक कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा शैडो गार्डन और अब से तुम्हारा नाम अल्फा है। अब हम अब से 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सिड एक डार्क नाइट स्टूडेंट बन चुका है और वो अपनी बहन के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अभी भी अपनी बहन को आसानी से हरा सकता है, लेकिन वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही वीक है। सिड नौटंकी करते हुए अपनी बहन से कहता है कि आप बहुत ही ताकतवर हो। उसकी बहन उससे कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे, थोड़ी ताकतवर बनो। तभी वहाँ क्लियर की मेड आकर उससे कहती है कि मिस आपको आपके फादर बुला रहे हैं। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है। सिड अपने मन में सोचता है, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रहना बहुत ही मुश्किल है, पर अगर मुझे आने वाले दिन के लिए तैयार रहना है तो मुझे ऐसा करना होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि 15 साल की उम्र होते ही नोबल्स रॉयल कैपिटल में डार्क नाइट के लिए मिडगर एकेडमी जाने लगते हैं और सिड की बहन भी डार्क नाइट के लिए मिडगर एकेडमी में जाएगी। पर अगले ही सीन में हम दिखते हैं कि सिड की बहन क्लियर किडनैप हो चुकी है। उसके माँ बाप और सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई उसे किडनैप कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही ताकतवर है। ये शोर शराबा सुनकर सिड वहाँ से जाने लगता है और हम दिखते हैं कि ये जो मेड थी, ये सिड की ही शैडो टीम की हिस्सा है, जो कि इसके घर में एक मेड बनकर रहती है। सिड बताता है, अल्फा के आने के बाद शैडो गार्डन के मेंबर बहुत तेजी से बढ़े और अब हमारा ग्रुप बड़ा हो चुका है। सिड उससे पूछता है कि क्या मेरी बहन क्लियर जिंदा है। वो लड़की बताती है कि हाँ, आपकी बहन जिंदा है, हम उसी की खोज में ही लगे हुए थे, कल्ट ऑफ डियाब्लो ने ही उसे किडनैप किया है। सिड उससे पूछता है कि वो मेरी बहन को क्यों ले गए। वो बताती है, शायद उन्हें लगता है कि मिस क्लियर हीरोज की वारिस में से एक है। वो एक मैप निकाल कर उसे बताती है कि हमें शक है कि इन जगहों पर मिस क्लियर हो सकती हैं। उन्हें किडनैप कर उन्हीं जगह पर रखा हो सकता है। तभी सिड निशाना लगाते हुए कहता है कि शायद वो उस जगह पर हो सकती है और उसका ये तुक्का काम कर जाता है, क्योंकि वो लड़की कहती है कि अल्फा के मुताबिक मिस क्लियर की इसी जगह पर होने के ज्यादा चांसेस हैं। मास्टर, आप तो कमाल के हैं, आपको ये सब कैसे पता होता है? पर सिड को पता है कि ये सब बस एक तुक्का था। तभी सिड उससे कहता है, शैडो गार्डन को कांटेक्ट करो, हम आज रात ही जाएंगे। और हम क्लियर का सीन दिखते हैं, जिसे कि जिस बंदे ने किडनैप किया था वो उससे कहता है, तुम्हारे हाथ मैजिक सील चेन में बंधे हुए हैं, तुम इसमें मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्लियर उससे कहती है, पर मुझे सिखाया गया था कि मैजिक की मात्रा मायने नहीं रखती, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका मायने रखता है। ये मुझे मेरे भाई ने सिखाया। वो कमजोर तो है, पर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। वो बंदा कहता है, मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना है, जब तुम डीमन के पॉइजन में थी तो उसने ही तुम्हें हील किया था। क्लियर कहती है, फिर से वही बकवास, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बच्चा मुझे हील नहीं कर सकता। तो बंदा कहता है, ठीक है, तो तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर उससे पूछ लूंगा। ये सुनकर क्लियर को गुस्सा जाता है और वो चेन्स को तोड़कर उस पर अटैक करते हुए कहती है, मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तूने अगर मेरी फैमिली को हाथ लगाया। पर वो मैजिक चेन्स की वजह से बहुत ही कमजोर थी, तो बंदा उसे एक मुक्का मार देता है। तभी उस बंदे का साथी आकर उसे बताता है कि हमारी जगह में घुसपैठी घुसाई है, जो सुनकर वो शौक हो जाता है। और अगले ही सीन में हम दिखते हैं, जहाँ शैडो आर्मी ने इसके बेस पर हमला कर दिया था और उसके सोल्जर्स को कुत्तों की तरह मार दिया था। वो जब वहाँ जाने लगता है तो वो दिखता है कि उसके साथियों की लाशों के आगे शैडो आर्मी खड़ी हुई है। अल्फा कहती है, हम शैडो गार्डन है, कल्ट ऑफ डियाब्लो को मिटाना हमारा मिशन है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में कैसे पता चला? और वो अपनी तलवार निकाल कर अल्फा से लड़ने लगता है, पर ये चोमू अल्फा के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। अल्फा उससे कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बस तुम्हें मुझे कुछ जानकारी देनी है। पर तभी वो बंदा अपने पास से कुछ कैप्सूल्स निकालता है और उसको खाकर उसमें पावर आ जाती है। उसके आसपास एक अलग ही और आ जाता है। वो जब अल्फा पर अटैक करता है तो अल्फा को रियलाइज होता है कि कैप्सूल खाने के बाद उसकी ताकत बढ़ चुकी है। पर तभी वो बंदा अपनी स्वॉर्ड से नीचे की जमीन तोड़कर वहाँ से भाग जाता है, पर वो उसके पीछे नहीं जाते। वो सब कहने
लगते हैं कि मास्टर शैडो से देख लेंगे, इसी वजह से तो वो हमसे अलग हुए। वहीं हम शैडो को दिखते हैं जो कि इस बेस में आकर खो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब कहाँ जाए, पर किस्मत से वो बंदा शैडो के आगे आ जाता है। वो कहता है कि साले तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, पर वो अकेला ये देखकर वो उस पर अटैक कर देता है, पर शैडो उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। उसकी पावर को देखकर शैडो कहता है, देखा जाए तो तुम्हारे पास अल्फा से ज्यादा मैजिक है, पर तुम्हें इसे सही से यूज करना नहीं आता, पर हाँ तुम मेरे सामने कमजोर हो। वो बंदा शैडो पर अटैक करता है, पर शैडो उसके सारे अटैक्स को डॉज करता जाता है और वो इस फाइट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो मजे ही मजे में उसकी बॉडी को बहुत घायल कर देता है। वो बंदा अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन इस दुनिया की डार्कनेस इतनी गहरी है कि तुम इसमें जी नहीं पाओगे। तभी शैडो कहता है, तो मैं इस डार्कनेस में और गहरा जाऊंगा, जितना गहरा जा सकूं। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है कि ये कोई मजाक है, और इस बार वो सारे पावर अप कैप्सूल्स को खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी बदल जाती है और वो तेजी से शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो पर उसके अटैक्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता। तभी शैडो उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर अपनी मैजिक पावर को रिलीज करने लगता है, जो देखकर उस बंदे की फट जाती है कि इतनी ज्यादा मैजिक एनर्जी, और शैडो अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे की छाती को चीर देता है। तभी वो बंदा मरते मरते कहता है, ये बस उसकी टेक्निक नहीं थी, मैं डार्कनेस के खिलाफ कमजोर था। और उसके गले में से एक लॉकेट गिरता है, जिसमें उसकी बच्ची के साथ उसकी एक फोटो थी, और शैडो उसी लॉकेट को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और क्लियर को बचाने का मिशन सक्सेस हो जाता है, और क्लियर बहुत ही बुरी हालत में अपने घर वापस लौटती है। उसके सारे जख्म एक रात में ही ठीक हो जाते हैं, और वो अगले दिन की सुबह होते ही एडमिर अकेडमी के लिए वहाँ से निकल जाती है। शाम के टाइम शैडो कहता है, काश मैं भी कैपिटल जा पाता, वो इस छोटे से गाँव के मुकाबले बहुत ही बड़ा शहर है, वहाँ जरूर हीरो जैसा कोई शख्स होगा और वही लास्ट बॉस होगा। तभी अल्फा उससे कहती है, अब वक्त आ चुका है, हमें जाना होगा। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ वो ट्रेन से रॉयल कैपिटल की मैजिक अकेडमी में जा रहा था, और सिड कहता है कि अल्फा और उसके दोस्तों को लगता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो सच में है, तो वो लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए ही गए हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि वो भी अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें भी पता है कि मैंने उनसे झूठ बोला तो वो कब तक मेरे साथ रहते, आखिर उनकी भी तो एक जिंदगी है। और सिड बताता है कि उसकी मौत कैसे हुई। वो अपना सर पत्थर में मारते हुए कह रहा था कि उसे और ताकत चाहिए, और उसके इसी पागलपन की वजह से ट्रक उसे ठोक देता है, जिसके बाद होना क्या था, उसका इस दुनिया में इनकारनेशन होता है। जिसके बाद वो रॉयल कैपिटल मैजिक अकेडमी पहुंच जाता है और बताता है कि अकेडमी में किंगडम के अंदर के लोग और बाहर के लोग दोनों आ सकते हैं और एक टफ एग्जाम दे के अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हम सिड को दिखते हैं जो कि अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अकेडमी जा रहा था, और अब उसको यहाँ रहते हुए 7 महीने हो चुके हैं। वो यहाँ भी एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही रहता है, जिनका नाम है स्केल और पो। और हमें पता चलता है कि इन तीनों ने एक शर्त लगाई थी कि जिसके भी नंबर कम आएंगे उन्हें उनका कहना मानना पड़ेगा, और यहाँ सिड के नंबर कम आते हैं तो उसे उन दोनों का कहना मानना पड़ता है। वो दोनों सिड को एक डेयर देते हैं कि उसे इस अकेडमी की सबसे ब्यूटीफुल और सुंदर लड़की को प्रपोज करना होगा, जिसने की बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है, और वो लड़की इस किंगडम की प्रिंसेस है, जिसे कोई भी लड़का प्रपोज करता है तो वो उसकी बेइज्जती कर कर उसे रिजेक्ट कर देती है। तो सिड बेफिक्र था क्योंकि उसे पता है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा और इस निब्बा निब्बी वाले झमेले में से जल्द निकल जाएगा। पर जब सिड उसे प्रपोज करता है तो वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे सिड के साथ उसके दोस्तों की भी फटकर चार हो जाती है कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर कल के दिन जब वो कैंटीन में खाना खाते हैं तो एलिसिया भी उसके साथ खाना खाने के लिए आती है, जो देखकर वहाँ सारे लोगों की जलने लग जाती है। सिड बताता है कि जो भी इस अकेडमी में अच्छे नंबर्स लाता है वो मानो यहाँ का सेलिब्रिटी बन जाता है, उसे इज्जत तो मिलती है, बाकी अच्छा खाना भी मिलता है, और एलिसिया भी उन्हीं में से एक है तो उसके पास भी अच्छा खाना होता है जो वो सिड को ऑफर करती है। तो सिड उसे बहुत ही बुरी तरीके से खाने लग जाता है, जिससे एलिसिया का दिमाग खराब हो जाए और वो सिड को छोड़कर चली जाए। पर एलिसिया को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पर एलिसिया ये सब इग्नोर करके उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। सिड बोलता है कि लेकिन मैं तो नाइट रैंक वाली क्लास में हूँ, जो कि सबसे लोएस्ट क्लास है। पर एलिसिया बोलती है कि अब तुम मेरे साथ फर्स्ट रैंक वाली क्लास में प्रैक्टिस करोगे, जो सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सिड फर्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लेता है, और उनका एडवाइजर होता है ज़ेनॉन, जो कि उन्हें बताता है कि आर्ट प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल होती है, पर आयरिस सामा की वजह से हम इसे आसानी से सीख पाते हैं। अब ये जो आयरिस है वो एलिसिया की बड़ी बहन है, जिसे कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब एलिसिया सिड के साथ ट्रेनिंग करती है तो वो नोटिस करता है कि एलिसिया अपने सारे अटैक्स
को सही से लैंड नहीं कर रही, उसकी मूवमेंट भी बहुत स्लो है और वो ज्यादा मैजिक भी यूज नहीं कर रही। ट्रेनिंग के बाद एलिसिया सिड की तारीफ करती है, पर वो कहती है कि मुझे इससे नफरत है, तुमसे लड़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही फाइट कर रही हूँ। और एलिसिया ज़ेनोन को जाकर बताती है कि सिड उसका बॉयफ्रेंड है, पर ज़ेनोन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट में हम दोनों की शादी होके ही रहेगी। और उनकी बातों को सुनकर सिड सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो एलिसिया से कहता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड इसलिए बनाया ना जिससे ज़ेनोन की जल जाए और वो तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दे, और इसलिए तुमने मुझ जैसे लो क्लास वाले बंदे को चुना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतना इजीली कंट्रोल कर सकती हो? तभी एलिसिया एक कॉइन फेंकती है, तुम्हें लगता है कि मैं पैसों से बिक जाऊंगा? हाँ, तो तुमने सही सोचा। सिड अपने मन में कहता है कि उसे शैडो आर्मी को चलाना है तो उसे पैसों की जरूरत होगी, फिर चाहे वो कहीं से भी आए। एलेक्सिया चाहती है कि वो पैसों के बदले उसका नकली बॉयफ्रेंड बना रहे, जिससे अंत में ज़ेनोन हार मानकर उससे अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दे और सिड पैसों के लिए हाँ कर देता है। पर सिड को ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रहना चाहता है, पर इस वजह से लोगों की नजर उस पर है। और एलिसिया भी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो तो बस उसे अपना कुत्ता मानती है। और ज़ेनोन को तो ये देखकर घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिड मन में सोचता है कि एलेक्सिया को ज़ेनोन से शादी करने में क्या बुराई है, वो हैंडसम के साथ अमीर भी है और लोगों के साथ अच्छा बिहेव भी करता है। और यही तो बात है, ज़ेनोन में बिल्कुल भी कमी नहीं है, जिस वजह से एलिसिया को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये चलते चलते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और ट्रेन से घर जाते वक्त एलिसिया उसे बताती है कि तुम्हारा फैशन स्टाइल बहुत ही नॉर्मल है और तुम्हारे अंदर एक भी खास बात नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती। सिड कहता है कि आज क्या हुआ है तुम्हें? एलेक्सिया रिवील करती है कि वो हमेशा से अपनी बड़ी बहन जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, पर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं बुशिन फेस्टिवल में हार गई। लेकिन मेरी बड़ी बहन को नहीं पता था कि मैं उस वक्त कितना गंदा फील कर रही थी। सिड कहता है कि वो इतना भी अच्छा इंसान नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता अगर मिलियन लोग भी मारे जाएं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोग वर्थलेस समझते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही कीमती है। इसलिए एलेक्सिया मुझे तुम्हारी फैशन स्टाइल बहुत ही पसंद है। एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड को निकालकर कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सिड कहता है कि कुछ नहीं, बस तब मुझे गुस्सा आता है जब लोग उन चीजों की बुराई करते हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। एलेक्सिया को उसकी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो आखिर में उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, जिससे सिड को तो बहुत ही रिलीफ मिलता है। अगले दिन जब सिड के दोस्तों को ये बात पता चलती है तो उन्हें बुरा लगने के साथ बहुत ही खुशी होती है। वो दोनों सिड से पूछते हैं कि क्या तुमने एलेक्सिया के साथ वो किया? पर तभी रास्ते में ज़ेनोन आकर उन्हें रोकता है और सिड से कहता है, क्या तुमने एलेक्सिया को देखा? वो रात को अपने हॉस्टल वापस नहीं आई, ये चीज तो एक किडनैपिंग की तरह है। और आखिरी बार एलेक्सिया को सिड के साथ ही देखा गया था तो सारा शक उसके ऊपर ही जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्सिया को देखते हैं जिसे कि जेल में चेन से बांध कर रखा गया था और उसके पास एक मॉन्स्टर भी था और वो दिखती है कि उसके पास एक डिफॉर्म क्रिएचर है। तभी वहाँ एक पागल साइंटिस्ट आता है जो उसके ब्लड को निकालते हुए कहता है, तुम्हारे इस रॉयल ब्लड से मैं इस क्रिएचर को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। दूसरी जगह सिड को उसके कपड़े उतार कर बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि एलेक्सिया के किडनैप होने में सिड का ही हाथ है। सिड इन दोनों को आराम से पेल तो सकता है, पर वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रहना चाहता है। इधर वो साइंटिस्ट एलेक्सिया के खून को निकालते जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत ही कमजोर हो जाती है, पर एलेक्सिया बिल्कुल भी हार नहीं मानती। इधर जब ज़ेनोन आयरिस के पास आता है तो आयरिस को लगता है कि सच में एलेक्सिया की किडनैपिंग के पीछे सिड का हाथ नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सिड की इतनी औकात नहीं है कि वो एलेक्सिया को हरा सके। आयरिस कहती है कि इन्वेस्टिगेशन को रोकना मत, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। इधर क्लियर ग्राउंड में गुस्से से चिल्ला रही थी क्योंकि उसके भाई को बेमतलब का ही टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि सिड बहुत ही कमजोर है, वो एलेक्सिया को किडनैप कर ही नहीं सकता। तभी वहाँ एक लेडी आकर क्लियर को अपने डॉम में जाने को कहती है। इधर आयरिस अपनी बहन के बारे में सोच रही थी कि इस वक्त वो कैसी हालत में होगी। कुछ देर बाद सिड को रिहा कर दिया जाता है। ट्रेन में जाते हुए वो सोच रहा था कि वो अपने जख्मों को आसानी से हील कर सकता है, पर अभी वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ज़ेनोन ने उस पर नजर रखने के लिए 2 स्पाई को उसके पीछे लगा दिया है। सिड जब ट्रेन से उतर कर जाता है तो वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उन दोनों को टपका देती है। जब वो घर जाता है तो उसे वहाँ अल्फा मिलती है। वो उसे देखकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ, वैसे इस बार मेरे पास होने की ड्यूटी बेटा की थी। अल्फा उसे बताती है कि मुझे एक
कॉल आया था, इसलिए मैं यहाँ वापस आई। हम कल्ट को ढूंढने के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ चुकी है। अल्फा बताती है कि प्रिंसेस एलेक्सिया की किडनैपिंग के पीछे कल्ट और कुछ नाइट्स का हाथ है। सिड कहता है तो एलेक्सिया अभी भी जिंदा है क्योंकि उन्हें उसके रॉयल ब्लड की जरूरत है, पर अगर वो मर गई तो वो उनके किसी काम की नहीं होगी। अल्फा कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी इस केस में सॉल्व करने की मदद करेगी, बस तुम्हें हम पे ट्रस्ट करना होगा। तुम बस कुछ दिनों के लिए कुछ ना करो, बाकी सब हम रेडी कर देंगे। अल्फा उससे पूछती है कि 2 लोग अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें मार दूं? पर सिड उससे ये करने को मना करता है। अल्फा जाते हुए उसे बताती है कि डेल्टा भी यहाँ है क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रही थी। डेल्टा उसे एक्सप्लेन करती है कि प्लान ये है कि हम सारे मिलकर कल्ट ऑफ डियाब्लो के बेस पर हमला करेंगे जो जगह जगह पर इस कैपिटल में फैले हुए हैं, और इसी टाइम पर वो एलेक्सिया को सर्च करेंगे और उसे वापस घर ले आएंगे। डेल्टा बताती है कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन पूरे कैपिटल में फैली हुई है अपना काम करने के लिए। तभी शैडो उनके प्लान को बदल देता है और आज रात ही प्लान को अंजाम देने के लिए कहता है। आज रात पूरी दुनिया जान जाएगी कि एमिनेंसिन शैडो कौन है, और जिन सोल्जर ने सिड को टॉर्चर किया था वो उन्हें बुरी तरीके से मार देता है। तभी उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है तो सिड कहता है कि ये जरूर डेल्टा होगी। इधर एक नाइट आयरिस को बताता है कि कैपिटल में 8 अलग अलग जगह पर धमाका हुआ है और इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। ये सुनकर आयरिस ऑर्डर देती है कि सारी सिक्योरिटी को स्कूल के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा जाए और वो खुद फ्रंट लाइन पर जाती है। इधर उस साइंटिस्ट को भी इन धमाकों की आवाज आती है तो वो जल्दी से अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की कोशिश करता है। वो जल्दी से एलेक्सिया के ब्लड को उस क्रिएचर में इंजेक्ट करता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर हो जाता है और पहले तो उसे ही मारकर एलेक्सिया को आजाद कर देता है। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होते जाता है कि वो उस जगह को तोड़कर डायरेक्ट बाहर स्ट्रीट पर आ जाता है जिसे देखकर लोग काफी डर जाते हैं। इधर एलेक्सिया एग्जिट की तरफ जाने लगती है कि तभी उसके सामने ज़ेनोन आता है जो उसे बताता है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ था। पर एलेक्सिया को इस बात से खुशी होती है कि फाइनली अब उसकी शादी उसके साथ तो होने नहीं वाली। पर ज़ेनोन रिवील करता है कि अब उसके पास एलेक्सिया का ब्लड है और उस साइंटिस्ट की रिसर्च भी जिससे उसे रोम में 12th सीट मिल जाएगी। वो कहता है कि मैं तो आयरिस को किडनैप करना चाहता था पर किस्मत से मेरे हाथ में तुम आई। ये सुनकर एलेक्सिया को गुस्सा जाता है और वो उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को रोककर उसकी बहुत ही बेइज्जती करने लगता है कि वो बहुत ही कमजोर है और वो उसे दोबारा से किडनैप कर लेगा। और सच में एलेक्सिया उससे हार जाती है। पर तभी वहाँ शैडो आता है जिसको देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करता है तो ज़ेनोन उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही शैडो हो ना जो कल्ट के मेंबर्स को मार रहा है। लेकिन ज़ेनोन कहता है कि तुम डरपोक हो क्योंकि तुम बस उनके बेस पर ही हमला कर रहे हो, इसका मतलब तुम उनमें से सबसे कमजोर मेंबर हो। ज़ेनोन तेजी से उस पर हमला करता है पर शैडो तेजी से उसके पीछे जाकर एलेक्सिया के आगे खड़ा हो जाता है और ज़ेनोन के कमजोर होने पर उसका मजाक उड़ाता है। इधर उस मॉन्स्टर ने पूरे शहर में तबाही मचाई हुई थी तो कुछ नाइट उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। आयरिस आकर उस पर बार बार अटैक करती है लेकिन वो वापस से अपने ऑर्गेन्स को हील कर लेता है तो आयरिस सोचती है कि वो एक ही बार में उसके बहुत सारे टुकड़े कर देगी तब तो वो मरेगा। फिर वो ऐसा ही करने लगती है। तभी वहाँ अल्फा आकर आयरिस से कहती है रुक जाओ, क्या तुम्हें उस मॉन्स्टर के दर्द और दुख का एहसास है? मैं उसके लिए इसे दूर कर दूंगी। और अल्फा उस मॉन्स्टर को क्योर करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आती है। अल्फा जमीन पर उसका पेंडेंट देखती है जिससे उसे पता चलता है कि वो क्रिस की बेटी मिलिया है। वहाँ से जाने से पहले अल्फा आयरिस को बताती है कि हम लोग शैडो गार्डन हैं, हम यहाँ की सिचुएशन को संभाल लेंगे, तुम बस पीछे बैठकर शो को एंजॉय करो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ज़ेनोन सीरियस हो जाता है और ज्यादा मैजिक पावर को यूज करने लगता है। एलेक्सिया ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये तो बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी है जिससे शैडो भी थोड़ा पीछे ढकेल जाता है। फिर ज़ेनोन अपनी फुल पावर के साथ शैडो पर अटैक करता है पर शैडो पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता जो देखकर एलेक्सिया भी शॉक हो जाती है। शैडो ज़ेनोन को जख्मी कर देता है तो वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपाते हो? शैडो कहता है कि हम शैडो गार्डन हैं जो परछाई में छिपकर हंट करते हैं। तभी ज़ेनोन कुछ रेड पिल्स को निकालता है और उनके बारे में बताता है कि इन्हें कंज्यूम कर कोई भी ह्यूमन अपनी लिमिट से निकल के नए नेचर को जगा सकता है और अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे ले लेता है तो उसकी तो फटकर 4 हो जाएगी। तो ज़ेनोन उन पिल्स को खाकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि मैं थर्ड अवेकन हूँ, मेरे पास पहले से ज्यादा पावर और जुनून है। वो शैडो पर अटैक करता है लेकिन अभी भी शैडो उसे चौक दे देता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी मांगी हुई पावर के साथ कमजोर हो, मुझे लगा तुम कुछ न कुछ तो कर दोगे। तभी शैडो के चारों ओर एक मैजिक कास्ट होता है जो देखकर वो शॉक हो जाते हैं। शैडो उन्हें अपनी ही कहानी बताने लगता है कि कैसे एक बंदा था जो इतनी पावर पाना चाहता था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ न कर पाए। उसने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया
अपने माइंड को शार्प किया, लेकिन वो उस लेवल को कभी भी अचीव नहीं कर पाया जहाँ एक न्यूक्लियर बॉम्ब उसका कुछ न बिगाड़ पाए। लेकिन वक्त के साथ वो समझ गया कि उसे खुद ही एक न्यूक्लियर बनना होगा। ये सुनकर ज़ेनोन उसे पागल समझता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। शैडो उससे कहता है कि अब तुम मेरी ऑलमाइटी पावर को देखो। शैडो अपनी ऑलमाइटी पावर को यूज करता है और कहता है कि मैं एक एटॉमिक हूँ। इससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरे किंगडम में सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। एक पल पर लाइट जमीन से आसमान में जाने लगती है। शैडो के एक्सप्लोजन की वजह से सिटी में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और एलेक्सिया खुद को सही सलामत उस गड्ढे के साइड में पाती है। वो वहाँ पड़ी हुई एक स्वॉर्ड को उठाती है और अपनी फेंसिंग की ट्रेनिंग करने लग जाती है। तभी वहाँ आयरिस आती है, जो एलेक्सिया को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होती है। वो उसे गले लगाकर कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। फिर कुछ दिन बाद एलेक्सिया सिड से मिलती है और उससे अपने इस प्यार मोहब्बत वाले रिलेशन को कंटिन्यू करने को कहती है, पर सिड घंटा कहकर उसे मना कर देता है। तो वो गुस्से में आकर उसे चाकू दे देती है और वहाँ बहुत सारा खून हो जाता है। बाद में जब लोग उस खून को देखते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो इस इंसिडेंट को एक मिस्ट्री का नाम दे दिया जाता है। इधर शैडो गार्डन के मेंबर बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि अब शैडो कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। वो अपने सारे दुश्मनों को अपनी ऑलमाइटी पावर से खत्म कर देगा। तभी ज़ेटा से उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि उसने अपने टारगेट को ढूंढ लिया है और अभी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। और इधर एटा की भी रिसर्च अच्छी चल रही है, पर अभी उनके सामने एक प्रॉब्लम है कि कुछ बुरे लोग शैडो गार्डन का नाम रखकर बुरे काम कर रहे हैं। बाकी मेंबर्स कहते हैं कि वो लोग अपने आप को अच्छी तरह से छिपा रहे हैं, पर वो हमसे नहीं बच पाएंगे। इधर आयरिस शैडो गार्डन और कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में जान चुकी है और उसे ये भी पता लग गया है कि ज़ेनोन कल्ट का मेंबर था, जिस वजह से अब उसे नाइट ऑर्डर्स पर भरोसा नहीं है। पर वो अपने दो खास आदमी ग्लेन और मार्को पर भरोसा करती है, तो वो फैसला करती है कि वो उनके साथ ही मिलके एक न्यू इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, जिसका नाम होगा क्रिम्सन नाइट। आयरिस रिवील करती है कि उन्हें एक चीज मिली है, लेकिन इन लोगों को इसके फंक्शन मालूम नहीं है, तो उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इसके फंक्शन को समझ सके। अगले सीन में हम एक शेरी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि इतनी सारी बुक्स के साथ सिर से टकरा जाती है। वो जब उसे हाथ देता है तो वो देखती है कि एलेक्सिया के मारने की वजह से वो पूरा खून में लथपथ था। आगे एलेक्सिया शैरी को बुलाती है, जिससे वो उन्हें उस आर्टिफैक्ट के बारे में बता पाए जो कि उन्होंने कल्ट के बेस पर ढूंढा था। और शैरी पूरे स्कूल की सबसे होशियार लड़की है, तो उन्हें लगता है कि वो तो इसके बारे में जानती होगी। तो जब शैरी के फादर लूथरेन उसे इंकरेज करते हैं तो वो इसके लिए मान जाती है और आयरिस उनके लिए सिक्योरिटी को असाइन करती है। आयरिस उन्हें बताती है कि ये हमारा न्यू क्रिम्सन नाइट है और इसमें जितने भी लोग हैं मुझे उन पर पूरा भरोसा है, और एलेक्सिया भी इसमें शामिल है। दूसरी तरफ हम शैडो और गो और क्लैन को एक स्टोर के बाहर दिखते हैं, जो कि वहाँ चॉकलेट लेने आए थे, जिससे वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। पर स्टोर के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी थी, तो उन्हें बहुत ही इंतजार करना पड़ेगा। तभी उनके पास उस स्टोर की वर्कर आती है और एक सर्वे कराने के लिए शैडो को अपने साथ ले जाती है। क्लेन और गो कहते हैं कि इसे क्यों ले जा रही हो, ले जाना है तो हमें ले जाओ ना। लेकिन वो इन दोनों नल्लों को छोड़कर सिड को अपने साथ ले जाती है। उसके साथ चलते हुए सिड सोच रहा था कि इस वर्ल्ड में चॉकलेट्स कैसे आई और इतने सारे फैंसी कपड़े भी कैसे आए, क्योंकि मेरे अलावा तो किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो वर्कर सिड को इस स्टोर के एक टॉप के रूम में ले जाती है, जहाँ सिड गामा को एक थ्रोन के पास देखता है। गामा बताती है कि ये स्टोर हमारा ही है और हमने इसे सिड की बताई हुई विजडम से बनाया है। सिड को याद आता है कि उसने इन लड़कियों को अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ रैंडम चीजें बताई थी, जैसे कि चॉकलेट्स और फैशनेबल आउटफिट्स। गामा स्मार्ट है, पर उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, जिस वजह से उतरते समय वो सीढ़ियों से गिर जाती है। जब सिड उस थ्रोन पर बैठता है तो उसे बिल्कुल किंग वाली फील आती है। वो वहाँ अपना मैजिक कास्ट करता है, जिसकी लाइट से वो बहुत ही रिलीफ फील करते हैं। सिड गामा से पूछता है कि क्या वो अच्छे पैसे बना रही है। गामा उसे बताती है कि उसका बिजनेस बहुत ही फैल चुका है। वो उसे दिखाती है कि उसके पास 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं, यानी उसका बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये देखकर सिड तो पूरा शॉक हो जाता है। गामा को लगता है कि शैडो यहाँ उस फेक शैडो वाले केस की वजह से यहाँ आया है। वो उससे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, जिसने भी शैडो सामा के नाम को खराब करने की कोशिश की। पर शैडो को इस सब के बारे में तो नहीं पता था, पर फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे इसके बारे में पता है। गामा उसे ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यू मेंबर से मिलाती है, जिसका नाम नू है, और अल्फा ने भी इसकी स्किल्स की बहुत तारीफ की है। सिड कहता है ठीक है, अगर उसे उसकी जरूरत पड़ी तो वो उसे बुला लेगा। सिड गामा से कहता है कि उसे 3 चॉकलेट्स चाहिए, तो गामा कहती है कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम आपको यहाँ की सबसे महंगी चॉकलेट्स देंगे। मालिक ये जगह आपकी है, तो टेंशन मत लीजिए। और शैडो चुपके से अपनी पावर का यूज करके वहाँ से एक कॉइन को ले लेता है। जब सिड अपने दोस्तों के साथ घर भागकर जा रहा था, तभी उसे स्वॉर्ड की आवाज आती है, तो वहाँ से जाने के लिए अपने दोस्तों से बहाना मार
मारता है कि उसे पूप करने जाना होगा। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम चिंता मत करो दोस्त, हमें पता है कि अभी तुम्हारी हालत कैसी है, तो जाओ जाकर पहले तुम हल्के हो, हम स्कूल में किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने खुले में हगा। सिड जब शैडो बनकर एक गली में जाता है तो वो वहाँ एलेक्सिया को लड़ती हुई दिखता है, पर वो इस बात से हैरान था कि जो उसके अपोनेंट हैं वो अपने आप को शैडो गार्डन बता रहे हैं। वो एलेक्सिया को घायल कर देते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी शैडो बीच में आकर उनमें से एक बंदे को मार देता है और दूसरे बंदे से कहता है कि तुम्हें भी शैडो गार्डन के नाम को खराब करने की सजा मिलेगी। पर वो दोनों बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। एलेक्सिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो। शैडो उससे कहता है कि वो इन सब से दूर रहे और वो वहाँ से चला जाता है। पर एलेक्सिया अपनी चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। शैडो उनका पीछा करके उनमें से एक बंदे को मार देता है। तभी वहाँ पर नू आती है और शैडो की तारीफ करती है कि उसने अकेले ही उन्हें ढूंढ लिया। वो उससे कहती है कि आप बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगी। और फिर शैडो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नू उस बंदे का हाथ काट देती है और कहती है कि मैं शैडो सामा की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दूंगी। दूसरी जगह एक बंदा एक नाइट को बताता है कि हमारा अपने पपेट और दूसरे दो लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। नाइट कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें वो चीज मिल चुकी है जिसकी हमें ज्यादा जरूरत थी, वही हमारी पहली प्रायोरिटी है। इधर एलेक्सिया आयरिस को बताती है कि वो किलर शैडो गार्डन का नाम लेकर ये सब कर रहे हैं और शैडो तो कल्ट के खिलाफ है। आयरिस कहती है कि मुझे यकीन है जब वो आर्टिफैक्ट डेस्परेट हो जाएगा तो हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आयरिस कहती है कि चाहे शैडो गार्डन हो या कल्ट ऑफ डियाब्लो, दोनों ही मेरे दुश्मन है क्योंकि वो मेरे किंगडम में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। स्कूल में सिड सोच रहा था कि वो ये चॉकलेट किसे दे क्योंकि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फैसला करता है कि जो भी लड़की पहले उसे दिखेगी वो उसे ये चॉकलेट दे देगा। तभी वो सैरी नाम की लड़की उसके बगल में आती है तो वो बिना कुछ कहे उसे वो चॉकलेट देकर वहाँ से चला जाता है। सैरी उसे देखकर कहती है कि ये तो वही लड़का है जो मुझसे टकराया था। सैरी घर आकर सोचती है कि ये चॉकलेट क्या है। तभी वहाँ उसके फादर आते हैं जो कहते हैं ये चॉकलेट है ना, आजकल तो ये बहुत फेमस है। वो अपने फादर को बताती है कि ये चॉकलेट उसे एक लड़की ने दी है। तो उसका फादर इस बात को समझ जाता है और उससे कहता है अगर उस लड़की ने तुम्हें ये चॉकलेट दी है तो शायद से वो तुम्हें पसंद करता है। सैरी सोचती है कि वो उसे क्या जवाब देगी क्योंकि वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा होगा। उसका फादर भी उसे इसके लिए मोटिवेट करता है। हमें पता चलता है कि वो उसका स्टेप फादर है क्योंकि उसने सैरी को अडॉप्ट किया है। अकेले में सैरी अपने फादर की बात को सोच रही थी कि पहला प्यार क्या ये सच है। वो जब उस चॉकलेट को खाती है तो वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नू एक स्टूडेंट के रूप में सिड के स्कूल आती है। वो उसे बताती है कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा था उसका माइंड ब्रेन वॉशिंग की वजह से इतना इफेक्ट हो गया था कि हम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। पर सिड उसकी बातों पर ना ध्यान देकर सोच रहा था कि कैसे स्केल ने उसे बुशिंग फेसिंग टूर्नामेंट के लिए साइन कर दिया। नू उसे एक्सप्लेन करती है कि हमें पता चला है कि नेम फर्स्ट चाइल्ड रॉयल कैपिटल में ही है और उसका नाम है रेक्स। सिड कहता है ये नेम क्या है। नू एक्सप्लेन करती है कि नेम फर्स्ट चाइल्ड वो होते हैं जो चिल्ड्रन डियाब्लो होने के बावजूद भी अपने सेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। सिड कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और वहाँ से चला जाता है। अब टूर्नामेंट के दिन क्लियर तो अपनी फाइट को जीत जाती है, पर जब सिड की बारी रोज से लड़ने की आती है तो वो अपने एक साइड कैरेक्टर के मिशन को जारी रखता है और उससे बहुत बेकार तरीके से मार खाने लगता है। पर एक साइड कैरेक्टर की तरह वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो उससे बार बार लड़ता है लेकिन रोज उसे बार बार चौको दे देती है। ये देखकर जज भी कह देता है भाई रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि ये बंदा मारा जाए। लेकिन सिड अभी भी लड़ना चाहता था तो कुछ बॉडीगार्ड उसे वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। पर वो सिड के इस जज्बे को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। वो जब वहाँ से जा रहा था कि तभी वो शहरी से मिलता है जो कुकीज देते हुए उसे कहती है कि अभी हम ज्यादा आगे तो नहीं जा सकते पर हम अपना रिलेशन दोस्ती से स्टार्ट कर सकते हैं। पर सिड को घंटा समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और वहीं पर शहरी के फादर भी बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर सिड कहता है कि ये तो प्रोफेसर असिस्टेंट ऑफ अकेडमी साइंस हैं। उसके फादर उन्हें ज्वाइन होने के लिए कहते हैं पर सिड अपनी चोटों का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि शहरी की वजह से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। घर आकर शहरी सोचती है कि उसे सिड के घर जाना चाहिए क्योंकि अब वो लोग दोस्त बन चुके हैं। तो पहले तो एलेक्सिया के पास जाती है उससे कंफर्म करने के लिए कि क्या वो अभी भी सिड के साथ रिलेशन में है। एलेक्सिया उसे सच बताती है कि हम पहले भी रिलेशन में नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए बस एक्टिंग कर रहे थे। जो सुनकर शहरी खुश हो जाती है और कहती है कि वो कुछ समय पहले ही सिड की दोस्त बनी है और अगर एलेक्सिया का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो वो खुद उसके साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू कर सकती है। और जेलस होकर एलेक्सिया को बहुत गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है। जब शहरी वहाँ से खुश होकर चली जाती है तो एलेक्सिया वहाँ की चीजों पर अपना गुस्सा उतारने लगती है। कुछ दिन बाद जब सिड स्कूल जाता है तो वो नोटिस करता है कि लोग
सब उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। तभी वहाँ रोज आती है और स्टूडेंट काउंसलिंग के इलेक्शन के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करती है। तभी वहाँ पर एक नाइट कहता है कि प्लान को स्टार्ट किया जाए और वो स्कूल के आसपास एक बैरियर को बना देता है। एलेक्सिया जब स्कूल आती है तो गेट बंद था और गार्ड को भी किसी ने मार दिया था। इधर सिड भी अपनी शैडो पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और खुद को शैडो गार्डन का मेंबर बताते हैं। रोज भी उनसे लड़ नहीं सकती क्योंकि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही हैं। उनमें से एक आदमी रोज की स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी सिड बीच में आकर वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जो देखकर रोज के साथ सब शॉक हो जाते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जैसे ही ये टेररिस्ट आते हैं तो सिड अपने मन में सोचता है कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा, वो यहाँ एक साइड कैरेक्टर की तरह मारा जाएगा। वो जब रोज को बचाते हुए मारा जाता है तो रोज उसे देखकर कहती है कि सिड उसे पहली बैटल से ही प्यार करता था। वो उसे इतना प्यार करता था कि उसने उसके लिए अपनी जान दे दी। वो आतंकवादी सभी से कहता है कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ऑडिटोरियम में जाएंगे और वो सभी को ऑडिटोरियम ले जाते हैं। क्लासरूम में सिड की बॉडी पड़ी थी और वो खुद के सीने में जोर जोर से मारकर खुद को रिवाइव कर लेता है। वो अभी भी अपने मैजिक को अच्छे से यूज नहीं कर सकता, पर वो अपने मैजिक को पतले धागे में रिफाइन करके उसे यूज कर सकता है। इधर सैरी ऑफिस में उस आर्टिफैक्ट को स्टडी करने में लगी होती है। तभी एक आतंकवादी विंडो से आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन सैरी का गार्ड ग्लेन उस हमले को रोक देता है और आतंकवादियों से लड़ने लगता है। तो ये मौका देखकर सैरी वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ हम सिड को देखते हैं जो कि स्कूल की रूफटॉप से अपने स्लाइम मैजिक को यूज करके सारे आतंकवादियों को चौंकू दे रहा था। जो कोई भी टेररिस्ट सैरी का पीछा करता सिड उन्हें दूर से ही पेल देता। जब सैरी सीढ़ियों को चढ़ती है तो पैर फिसलने की वजह से वो गिरने वाली थी, पर सही समय पर आकर सिड उसे बचा लेता है। फिर वहाँ से वो दोनों सैरी के फादर के ऑफिस में जाते हैं। सैरी सिड को एक आर्टिफैक्ट के बारे में बताती है जिसे आई ऑफ एवरेस्ट कहते हैं और आतंकवादी इसी को यूज करके मैजिक को ब्लॉक कर रहे हैं और इसे डीएक्टिवेट करने के लिए उस आर्टिफैक्ट की जरूरत होगी जिस पर अभी सैरी रिसर्च कर रही है, जो कि असल में आई ऑफ एवरेस्ट का कंट्रोल यूनिट है। लेकिन बदकिस्मती से सैरी अपने टूल्स को अपने ऑफिस में छोड़ आई है। सिड कहता है तो मैं उन्हें लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है और तुम्हारा ऑफिस रास्ते में ही पड़ेगा। ऑडिटोरियम में टेररिस्ट का लीडर मास्क नाइट अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो सैरी के साथ उस आर्टिफैक्ट को ढूंढे। सिड रास्ते में उन सोल्जर्स से टकराता है जो कि आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें सैरी के पास जाने से पहले ही वो उन्हें चौंकू दे देता है। वो जब उन टूल्स को लेकर आ जाता है तो सैरी तुरंत कंट्रोल यूनिट पर काम करना शुरू कर देती है और सैरी रात होने तक उस कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट कर देती है। हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ जब उसकी मॉम मारी गई थी तो प्रोफेसर लूथरेन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे अपनी असली बेटी की तरह पाला। इसलिए वो स्कूल के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है जिससे वो उनका एहसान चुका सके। वो स्कूल में एक हिडन टनल में जाती है और ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ती है। वो ऑडिटोरियम पहुंच जाती है और कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करके मास्क नाइट की ओर फेंकती है। क्योंकि वो आई ऑफ एवरेस्ट पकड़ा हुआ था तो स्कूल पर लगा हुआ बैरियर हट जाता है। तो रोज वहाँ सबसे लड़ने को कहती है क्योंकि अब वो मैजिक यूज कर सकते हैं। एक घमासान बैटल स्टार्ट हो जाती है। एक बंदा रोज पर पीछे से अटैक करने वाला था, पर तभी वहाँ शैडो की एंट्री होती है और आते के साथ ही वो रोज के सारे एनिमीज को पेल देता है और कहता है कि असली शैडो गार्डन पहुंच चुके हैं। तो शैडो आर्मी ये है चौकू टाइम। शैडो की वजह से स्टूडेंट्स को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। तभी मास्क नाइट वहाँ से भाग जाता है, पर भागने से पहले वो उस जगह को जला देता है। इधर आयरिस और क्रिम्सन नाइट स्कूल में एंटर करते हैं और स्टूडेंट्स को जलती हुई बिल्डिंग में से बाहर निकालते हैं और सैरी भी हिडन टनल का यूज करके वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच प्रोफेसर के ऑफिस में वो मास्क नाइट उनके डॉक्यूमेंट्स और बुक को जला रहा है और हम देखते हैं कि यहाँ सिड भी होता है जो उससे कहता है लूथरेन अंकल आप क्या करने में लगे हो। और तब हमें रिवील होता है कि मास्क नाइट कोई और नहीं बल्कि सैरी का स्टेप फादर लूथरेन है। सिड उससे ये सब करने का रीजन पूछता है तो प्रोफेसर बताता है कि मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जहां पूरे किंगडम में मुझसे अच्छा स्वॉर्डमैन कोई नहीं था और मैं अपने उन्हीं ग्लोरी दिनों में वापस लौटना चाहता हूं और इसी के लिए मैंने आर्टिफैक्ट को ढूंढा। सैरी की मॉम एक रिसर्चर थी, पर मेरे कहने के बावजूद भी उसने मेरी मदद नहीं की तो मैंने उसे मार दिया और उसकी बेटी सैरी को रिसर्चर बनाया जिससे मैं अपना ये काम उससे निकलवा सकूं। बहन चोद भाई ये तो आइजन है। Go, 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 go!
तभी सिड अपनी स्वॉर्ड निकालता है उससे लड़ने के लिए, पर प्रोफेसर एक अटैक करके उसे विंडो से फेंक देता है। उसे लगता है कि ये फाइट वो आसानी से जीत गया, पर तभी उसके सामने सिड शैडो बनकर आता है। तो अब ये देख के लूथरन आर्टिफैक्ट की पावर को यूज करता है उससे लड़ने के लिए, पर सिड उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उससे कहता है कि उसने शैडो गार्डन की इमेज को दुनिया के सामने खराब किया है तो उसे इसकी सजा मिलेगी। तभी शैडो उस पर एक अटैक करता है और उसकी चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड को मारकर आई ऑफ एवरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। शैडो जब प्रोफेसर को मार के वहाँ से जाता है तो सैरी वहाँ आकर दिखती है कि शैडो ने उसके फादर को मार दिया है और वो अपने फादर के पास आकर जोरों से रोने लगती है। शैडो वहाँ से जाते हुए कहता है बेहतर होगा कि तुम्हें इसके बारे में पता न चले, और वो वहाँ से चला जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद से शैडो गार्डन की इमेज और खराब हो जाती है क्योंकि अब उनके वांटेड पोस्टर छप चुके हैं। अगले दिन सिड सैरी से मिलता है जो उसे बताती है कि वो स्टडी करने के लिए दूसरी कंट्री जा रही है। वैसे भी अब उसकी यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। वो चाहती थी कि वो सिड को और अच्छे से जाने, लेकिन उसे जाना होगा। जाने से पहले सिड उससे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, और ये सुनकर जो सैरी के एक्सप्रेशन थे उससे साफ पता चलता है कि वो शैडो से रिवेंज लेना चाहती है। इस हादसे की वजह से स्कूल की ऐसी की तैसी हो गई है तो सबको गर्मी की छुट्टियां पहले ही दे दी जाती हैं। सिड के पास करने को कुछ नहीं था तो वो डॉम में ही रुककर बोर हो जाता है। जब वो बालकनी में होता है तो अल्फा उसे एक लेटर भेजती है जिसमें वो उसे सेक्रेट लैंड लिंडवर्म में आने को कहती है, और इधर दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में शैडोस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बीटा और एप्सिलॉन इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि शैडो की अटेंशन सबसे ज्यादा किसने हासिल की है। तभी वहाँ नू आकर उन्हें रोकती है और उन्हें बताती है कि उन्हें लेडी अल्फा की तरफ से एक ऑर्डर मिला है। इधर आयरिस और एलेक्सिया शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं क्योंकि वो भी लिंडवर्म जाने वाले हैं, क्योंकि एलेक्सिया गॉडेस चाइल्ड में एक गेस्ट है। तभी वहाँ गामा आती है जिसकी की ये शॉप है और वो उन्हें यहाँ की सबसे बेस्ट अंडरवेयर दिखाती है जो कि तुम्हारे साथ एलेक्सिया को बहुत पसंद आती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ से रोज के साथ ट्रेन में फंस गया है। हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद से जब सिड ने रोज को बचाया था तो रोज को उससे सच्चा वाला प्यार हो गया और वो चाहती है कि वो उसी से शादी करे। और इस वक्त वो लिंडवर्म सिटी जा रहे हैं। सिड कहता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं ट्रेन के बजाय वहाँ तेजी से भाग कर जाता। रोज उसे पूछती है कि क्या तुम लिंडवर्म सिटी गॉडेस चाइल्ड के लिए जा रहे हो। सिड कहता है हाँ, और अपने मन में सोचता है कि शायद अल्फा ने उसे इसी काम के लिए बुलाया है। रोज कहती है कि हमारे स्टेटस में अंतर होने की वजह से हमारे प्यार को कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम गॉडेस चाइल्ड को पार्टिसिपेट करते हो तो अपना नाम बना सकते हो और फिर प्रिंसेस से शादी कर कर तुम वो स्टेटस पा सकते हो। पर सिड उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि रोज सिर्फ उसे अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहती है। रात को जब वो सिड के पास सोने को आती है तो सिड उससे दूर हो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बिताने के बाद वो दोनों लिंडवर्म सिटी पहुंच जाते हैं। सिड वहाँ कुछ कीचेन्स को दिखता है जिसके हर एक लेफ्ट आर्म पर एक तलवार लगी थी तो रोज उसे बताती है कि कुछ कहानियों के मुताबिक हीरो ओलिवर ने डीमन डियाब्लो के लेफ्ट आर्म को यहीं सील कर दिया था और वो इस सिटी के आसपास ही कहीं सील कर दिया गया है। रास्ते में सिड बीटा से मिलता है जो उसी की दुनिया की बताई हुई बुक्स को बेच रही थी और वो उसे मिशन के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी देती है। रात के समय अल्फा चर्च में आती है और उसे पता चलता है कि आर्क बिशप ड्रेक मार दिया गया है। सिड एक ऊंची जगह पर जाकर पूरे शहर को देख रहा था कि तभी वो रूफ टॉप पर एक बंदे को भागते हुए देखता है तो वो जब उसका पीछे करता है तो उन दोनों में फाइट हो जाती है, पर सिड उस बंदे को मार देता है। उस बंदे को मारने के बाद वो एप्सिलॉन से मिलता है जो उसे रिपोर्ट करती है कि हमारे टारगेट आर्क बिशप को कल्ट के एक बंदे ने मार दिया है, तो अब हम अपने प्लान बी को फॉलो करेंगे। सिड कहता है ठीक है, तो तुम अपने प्लान के साथ जाओ, मैं अपने प्लान के साथ जाऊंगा। सिड इन सब चीजों से बहुत थक गया था तो वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हॉट स्प्रिंग जाता है और कैजुअली हॉट स्प्रिंग में जाकर बैठ जाता है बिना किसी की चिंता के। पर हम देखते हैं कि इस हॉट स्प्रिंग में एलेक्सिया भी होती है जो सिड को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं सिड उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, पर फाइनली बहुत समय बाद जाकर उन दोनों में बातचीत स्टार्ट होती है। एलेक्सिया उसे बताती है कि उसे गॉडेस ट्रायल में एक गेस्ट की तरह बुलाया गया है। वो उसे ये भी बताती है कि गॉडेस ट्रायल एक एनुअल इवेंट है जिसमें चैलेंजर्स का मुकाबला एशियंट वॉरियर से होता है जो फिर से जिंदा होकर बाहर आते हैं। तो सिड कहता है तो क्या हम भूतों से लड़ने वाले हैं। एलेक्सिया कहती है कि मुझे लगा कि तुम मेरी तरफ गलत इरादों से देखोगे, पर अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम ऐसे नहीं हो। तो सिड कहता है कि मैं हॉट स्प्रिंग एंजॉय करते हुए इधर उधर नहीं देखता। पर एलेक्सिया क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे हथियार को बार बार देखने में क्यों लगी हो। जो सुनकर एलेक्सिया उसका मजाक उड़ाती है, क्या हथियार, ये तो एक मूंगफली है। तभी सिड उसे बाहर आकर अपनी मूंगफली दिखाता है जो कि
कि एक एटॉम बॉम्ब था, जिसको देखने के बाद एलेक्सिया का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा। और सिड और फार्मिंग करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक नया आर्क बिशप जैक नेल्सन फेस्टिवल स्टार्ट होने का ऐलान करता है। हम देखते हैं कि एलेक्सिया के बगल में बेटा भी बैठी हुई थी और एलेक्सिया उसकी सेक्सी बॉडी देखकर बहुत जलती है, तो बीटा भी उसकी जलाती है, क्योंकि उसे पता है कि एलेक्सिया अपने स्टेटस का यूज करके सिड के करीब आना चाहती है, पर वो ऐसा होने नहीं देगी। फिर फेस्टिवल स्टार्ट होता है और चैलेंजर्स एक एक करके एरिना में एंटर करते हैं, लेकिन वो किसी भी वॉरियर को नहीं जगा पाते। तभी अगले चैलेंजर का नाम सिड कागिनो अनाउंस किया जाता है, जो सुनकर सिड शॉक हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए रोज ने सिड का नाम लिख दिया था, जिससे वो यहाँ कुछ करके अपने स्टेटस को बढ़ा सके और उसके बाद वो दोनों शादी कर लें। सिड सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो डिसाइड करता है कि वो शैडो के रूप में वहाँ एंट्री करेगा। शैडो वहाँ जाकर हीरोज को चैलेंज करता है कि तभी वहाँ एक रेड मैजिकल गेट खुलता है, जिससे खूबसूरत और लंबे बाल वाली एशियंट वॉरियर बाहर निकलती है, जिसे देखकर जैक और बीटा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये है अरोरा द विच ऑफ क्लैमिटी, जो कि सबसे पावरफुल विच है। तो सिड बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इस बार उसे फील हो रहा है कि अपोनेंट बहुत ही पावरफुल है। जैसे ही ये बैटल स्टार्ट होती है, विच अपने अनलिमिटेड स्पिरिट को रिलीज करती है, लेकिन सिड उसके हर एक अटैक से बच जाता है और कुछ को तो डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन चाहे वो कितनों को भी डिस्ट्रॉय कर दे, वो स्पिरिट समन होते ही जाते हैं। शैडो इतने टाइम बाद बैटल को एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी वो दिखता है कि अरोरा चेन में बंधी हुई है और वो बस अपनी लिमिट्स की पावर को यूज कर सकती है। तभी एक अच्छे मूवमेंट के साथ वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे स्ट्राइक करता है और इसी के साथ वो इस बैटल को जीत जाता है और जल्दी से एरिना को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और सारी ऑडियंस की तो फटकर 4 हो चुकी थी, क्योंकि ये बैटल बहुत ही बड़ी थी। तभी वहाँ अचानक से कुछ रेड गेट्स ओपन होने लगते हैं और इधर सिड के भी सामने एक रेड गेट ओपन हो जाता है। वो उसे इग्नोर करके भागता है, लेकिन वो गेट उसे हर जगह फॉलो करता है। तो अब सिड नहीं चाहता कि ये रेड गेट घर तक उसका पीछा करे, तो वो उसके अंदर जाने का डिसाइड करता है। दूसरी जगह एरिना में भी सब उस मैजिकल डोर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर जैक शॉक होते हुए कहता है कि सेंचुरी ने शैडो को रिस्पॉन्स किया है। एलेक्सिया उससे पूछती है कि रिस्पॉन्स से तुम्हारा मतलब क्या है, तो जैक उन्हें एक्सप्लेन करता है कि सेंचुरी का गेट साल में बस उन लोगों के लिए एक बार खुलता है जो कि बहुत ताकतवर हैं। जब वो डोर धीरे धीरे ओपन होने लगता है, तो जैक अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो स्टेडियम से लोगों को खाली करें, ताकि कोई गलती से सेंचुरी में ढकेल न जाए। जैक लड़कियों को भी स्टेडियम से निकलने को कहता है कि तभी वहाँ शैडो आर्मी आ जाती है और जैक के गार्ड्स को मारकर उस डोर में एंटर करती है और बीटा और एप्सिलॉन जैक को रोकने के लिए पीछे रुकती हैं। तभी जैक अपने सीक्रेट एग्जीक्यूटर को बुलाता है, जो आते के साथ ही एप्सिलॉन पर हमला करता है, पर एप्सिलॉन उसके अटैक से बचकर उसे चाकू दे देती है, यानी उसे मार देती है। और फिर वो बीटा और जैक को लेकर वहाँ से चली जाती है और एलेक्सिया और रोज भी गेट बंद होने से पहले उसके अंदर चले जाते हैं और खुद को सेंचुरी के अंदर पाते हैं, जहाँ एक मॉडर्न कॉरिडोर है। वहाँ अल्फा उन्हें गुस्से से देखती है, लेकिन वो उन्हें अपने साथ रहने देती है, जिससे वो भी जान सके कि अंदर क्या है। अल्फा उन्हें बताती है कि वो सेंचुरी में एक राज जानने के लिए आए हैं, जो हिस्ट्री में दफन हो गया है, जैसे कि हीरो ओलिवर, जो कि असल में एक फीमेल एल्फ है और वो बिल्कुल अल्फा की तरह दिखती है। इधर सिड खुद को एक व्हाइट रूम के अंदर पाता है, जहाँ बीच में वही अरोरा थी, जिससे उसकी बाहर फाइट हुई थी। सिड वहाँ से जाने लगता है कि तभी अरोरा उसे रोककर उसकी मदद मांगती है कि उसे वो इस बेल्ट से आजाद कर दे। अरोरा उससे कहती है कि हम दोनों ही यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। वो एक्सप्लेन करती है कि सेंचुरी एक मेमोरी प्रिजन है और अगर वो उसके सेंटर में जाकर उसके मैजिकल कोर को तबाह कर दे, तो वो यहाँ से आजाद हो सकते हैं। वो अपना मैजिक इसलिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितना सेंटर में जाएंगे, मैजिक उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होता जाएगा। फिर वो दोनों साथ में उस व्हाइट रूम से बाहर निकलते हैं। इसी टाइम अल्फा और उसका ग्रुप सेंचुरी की उस मेमोरी को वॉच करते हैं, जब कल्ट ने ऑर्फन बच्चों को जमा किया अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उनमें से ज्यादातर तो बच्चे मारे गए, पर कुछ ही बच पाए, जिन्हें हम पोजेस्ड कहते हैं। वहीं सिड और अरोरा अपने आप को एक मेमोरी में पाते हैं, जहाँ एक उदास चाइल्ड गार्डन में बैठा हुआ था। सिड अरोरा से कहता है कि ये लड़की तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, तो अरोरा कहती है कि शायद ये बस कोइंसिडेंस है, और वो आगे बढ़ के उसमें थप्पड़ मारकर मेमोरी को तोड़ देती है। दूसरी जगह अल्फा और उसका ग्रुप एक ओलिवर नाम की बच्ची को देखती है, जिस पर कल्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ओलिवर और कुछ बच्चे जो डियाब्लो के सेल के लिए कंपेटिबल थे। अल्फा बताती है कि जब ओलिविया मैच्योर हो गई, तो डियाब्लो की पावर उसे मिल गई, तो फिर उसे डीमन किंग डियाब्लो को मारने का मिशन मिला। पर सच तो ये है कि वो डियाब्लो के नए सेल्स को निकालना चाहते थे। कल्ट फिर आर्टिफैक्ट को यूज करके उसके लेफ्ट आर्म को सील कर दिया, जिससे वो ऐसी पिल्स बनाने में कामयाब हो गए जिससे कल्ट अपने सोल्जर्स को पावर दे सकता है। लेकिन ये उनका असली प्लान नहीं था। जिसके बाद वो यंग
जैक को दिखती है, जो कि एक और पिल को डियाब्लो के लेफ्ट आर्म से एक्सट्रैक्ट करता है। ये एक ऐसी पिल है जिसे लेने के बाद कोई भी बॉडी ओल्ड नहीं होगी। इस पिल का नाम है बीट्स ऑफ डियाब्लो, जिसे साल में एक बार लेना होता है, वरना इसका इफेक्ट चला जाएगा और कल्ट बस एक साल में 12 ही बीट्स बना सकते हैं। और इत्तेफाक से नाइट ऑफ राउंड भी 12 ही है जो कल्ट के लीडर्स हैं। जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके सीक्रेट को एक एक करके खोलते जा रहे हैं। डेल्टा उसे पीछे से स्वॉर्ड मारकर पानी में गिरा देती है, लेकिन जैक अभी भी जिंदा होता है और पानी से बाहर आकर उन सबको टेलीपोर्ट करके एक अलग जगह पर भेज देता है। अल्फा और डेल्टा एक साथ टेलीपोर्ट होते हैं और जैक से फाइट करने के लिए रेडी हैं। जैक सेंचुरी की पावर को यूज करके अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर उन पर अटैक करता है, पर डेल्टा इजीली उन सभी को चौको दे देती है। इसी बीच अरोरा अपने आप को एक बैटल फील्ड में पाती है और वहाँ एक छोटी अरोरा भी थी। अरोरा स्वॉर्ड से उस बच्ची को मारने वाली थी कि तभी वहाँ कुछ मुर्दे जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, पर सिड उसे बचा लेता है। तो अरोरा कहती है कि लगता है कि सेंचुरी हमें रिजेक्ट कर रही है। इधर एप्सिलॉन अपने ग्रुप के साथ सेंचुरी के एक अलग पार्ट में टेलीपोर्ट हो जाती है। वहाँ से उसे एक लाइब्रेरी मिलती है जहाँ से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगती है। इधर वो दोनों उन सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो ज़ॉम्बीज आना कम ही नहीं हो रहे थे। ये देखकर सिड अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस किड अरोरा को खत्म कर देता है, जिससे वो उस मेमोरी से बाहर निकलकर सेंचुरी के सेंटर में टेलीपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से गेट चेन से बंधा होता है। वहीं दूसरी तरफ जैक की फटी हुई थी क्योंकि अल्फा और डेल्टा उसके क्लोन्स को पेलते ही जा रहे थे, पर अभी भी उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सेंचुरी की मदद से कितने भी क्लोन्स बना सकता है। तभी डेल्टा एक बड़ी स्वॉर्ड निकालती है और अपने आप को पावर अप करके क्लोन्स की ओर बढ़ती है। वहीं गेट को स्टडी करते हुए सिड देखता है कि गेट के सामने एक सुंदर सी स्वॉर्ड है जिस पर लिखा है कि ये चेन्स को काट सकती है। तो सिड उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, पर एक वार्निंग सिग्नल शो होता है जिस पर लिखा था कि बस चोजन वन ही इसे निकाल सकते हैं। तो सिड अरोरा से पूछता है कि क्या कोई और तरीका है, तो अरोरा कहती है नहीं, अब हम दोनों बस यहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हैं। वहीं डेल्टा जैक के सारे क्लोन्स को मार देती है और वो मेमोरी को तोड़कर वापस से कॉरिडोर में आ जाती है। तो जैक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो सेंचुरी से ओलिविया को बुला लेता है उसे बचाने के लिए। तभी वहाँ एप्सिलॉन आकर कहती है कि उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो वो चाहते थे। ये सुनकर अल्फा कहती है ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो वो एक मैजिकल गेट को ओपन करके अल्फा का पूरा ग्रुप वहाँ से चला जाता है। इधर जैक ओलिविया के साथ में ही था। तभी उसे रिपोर्ट मिलती है कि कोई सेंचुरी के सेंटर में है, तो वो वहाँ जाने का फैसला करता है। सेंचुरी के सेंटर में सिड और अरोरा गेम खेलकर अपना टाइम पास कर रहे थे कि तभी वहाँ ओलिविया के साथ जैक आ जाता है और वो ओलिविया को ऑर्डर देता है कि वो उन दोनों को मार दे। सिड अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ओलिविया तेजी से उस पर अटैक करती है और ऊपर से उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है, पर सिड स्माइल करते हुए वापस से खड़ा हो जाता है। तो अरोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जैक भी कहता है हाँ सिड तुम जा सकते हो, मुझे बस अरोरा चाहिए। तो अब सिड सबसे तंग आकर कहता है कि तुम लोग मुझे क्या समझ रहे हो, मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बैटल हार जाऊंगा? ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो ओलिविया से अरोरा के साथ ही सिड को मारने का ऑर्डर देता है। तो ओलिविया तेजी से जाकर सिड में अपनी तलवार घुसा देती है, पर सिड को कुछ नहीं होता। वो उसे पकड़कर उसकी गर्दन में अपने दांत को गड़ा देता है, जिससे ओलिविया मारी जाती है। ये देखकर तो जैक की फटी में आ जाती है कि तलवार घुसने के बाद भी सिड जिंदा कैसे है। सिड एक्सप्लेन करता है कि अगर ऑर्गेन्स को बचा लिया जाए तो अटैक के बाद भी हम सरवाइव कर सकते हैं। जैक कहता है कि इस बच्चे ने ओलिवर को हरा दिया, वो भी बिना मैजिक यूज किए, लेकिन जितना मैजिक सेंचुरी के सेंटर में है मैं उससे क्या क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। और हम दिखते हैं कि वो हजारों ओलिवियास की कॉपीज को समन कर देता है। तभी सिड अपनी वो आँख खोलता है जिसे कि उसने बहुत देर से बंद किया हुआ था। वो अपनी पावर को यूज कर एक स्वॉर्ड बनाता है और सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है, जो देखकर जैक भी शॉक हो जाता है कि तुम अपना मैजिक यूज कैसे कर सकते हो। सिड कहता है कि यहाँ मैजिक यूज करने पर सेंचुरी मैजिक को एब्सॉर्ब कर लेती है, तो मैंने अपने अंदर मैजिक को स्टोर कर लिया था और उसे इतना ज्यादा सॉलिड कर दिया था कि सेंचुरी भी मेरे मैजिक को एब्सॉर्ब नहीं कर पाई। तभी ओलिविया सिड पर अटैक करती है, तो सिड उसके अटैक को ब्लॉक करके अरोरा से कहता है कि हमें हीरो की तलवार को निकालकर चेन को तोड़ना होगा और कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। तभी सिड अपने ऑलमाइटी मैजिक को यूज करता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि एक ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। शैडो अपनी एटॉमिक पावर को यूज करने ही वाला था कि तभी ओलिविया उसे स्टैप कर देती है, लेकिन तभी भी वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। डियाब्लो का लेफ्ट आर्म सिड पर हमला करता है, पर अरोरा बीच में आकर उसे बचा लेती है। फिर सीन सिड पे आता है, जो कि अरोरा
की गोद में था। अरोरा उससे पूछती है कि तुम बच कैसे गए। सिड बताता है कि जब ओलिविया ने उस पर अटैक किया था तो उसने अपने हार्ट को राइट में शिफ्ट कर दिया था, जिससे मैं बच गया। इन सारी चीजों से लिनवम तबाह हो जाता है। इधर एलेक्सिया गुस्से में कहती है, ये शैडो कौन है, ये अच्छा है या बुरा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर अगर हम तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इसके बारे में जान सकते हैं। मैं मिडगार्ड की प्रिंसेस हूँ और रोज तुम ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस हो और बीटा तुम एक नॉवेलिस्ट हो। हम तीनों के बहुत अच्छे कनेक्शन है, तो हम साथ मिलकर एक टीम बना सकते हैं। रोज और बीटा एलेक्सिया की बात को मान लेती है और उसके साथ एक टीम बनाती है। फिर सीन अल्फा पर शिफ्ट होता है, जिसे कि एप्सिलॉन बताती है कि ब्लास्ट की वजह से सेंचुरी में कुछ नहीं बचा और बीटा ने एलेक्सिया की टीम को ज्वाइन कर लिया है, तो हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अरोरा का एक और नाम है डीमन डियाब्लो। तो अल्फा कहती है कि अब हम अपना जलवा मिडनाइट किंगडम में दिखाएंगे। इधर एलेक्सिया आयरिस को बताती है कि लिडियम के नीचे कल्ट एक्सपेरिमेंट करता था, जिसमें चर्च उसका साथ दे रहा था, तो क्या हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। आयरिस कहती है कि कुछ दिनों में हमारे यहाँ ओरियाना किंगडम के किंग आने वाले हैं और डैड ने मुझसे कहा है कि जब तक हम पावरफुल नहीं हो जाते हम चर्च के खिलाफ ऐसा वैसा कुछ एलिगेशन नहीं लगा सकते कि वो कल्ट के साथ काम कर रहा है, और इसलिए स्वॉर्ड टूर्नामेंट रखा गया है। यहाँ के लोग स्वॉर्ड टूर्नामेंट को बुशिन फेस्टिवल कहते हैं। बुशिन फेस्टिवल में जो हमारे किंगडम से जीतेगा वो इंटरनेशनल बुशिंग फेस्टिवल में जाएगा, जिससे हमारा मिडगार्ड किंगडम फेमस होगा और इसी से हमें बड़े बड़े किंगडम का सपोर्ट मिल सकता है, जिसके बाद तो हम चर्च का कुछ भी कर सकते हैं। एलेक्सिया बोलती है कि अगर बुशिन फेस्टिवल में कल्ट और शैडो गार्ड ने दखल दिया तो। आयरिस बोलती है कि तुमने जो एटॉमिक एक्सप्लोजन देखा वो कोई ह्यूमन नहीं कर सकता, ये शैडो की कोई पावर नहीं बल्कि उसने किसी आर्टिफैक्ट का यूज किया होगा। एलेक्सिया कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो उसी की पावर है क्योंकि मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। पर आयरिस एलेक्सिया की इस बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि मैं शैडो को हरा सकती हूँ। जिसके बाद सीन गामा पर आता है, जहाँ एक बड़ा आदमी उसके मॉल की फ्रेंचाइज को अपने किंगडम में खोलने को बोल रहा था। गामा बार बार उसे मना कर रही थी कि तभी नू आकर उसे बताती है कि इस बंदे के किंगडम में हमें पेट्रोलियम मिला है जो कार्स में यूज होता है। जो सुनने के बाद गामा मॉल खोलने के लिए मान जाती है और इस किंगडम की बहुत सारी जमीन ले लेती है और बोलती है कि अब शैडो गार्डन रियल एस्टेट में आ गया है। जिसके बाद हम अल्फा को देखते हैं, जिसे किनू बताती है कि हमें ओरियाना किंगडम से इंफॉर्मेशन मिली है कि ओरियाना किंगडम के किंग के साथ अरवेशेड भी आ रहे हैं। फिर सीन सिड पे आता है जो क्लॉक टावर के ऊपर था और वहाँ से उन लोगों को देख रहा था जो कि बुशिन फेस्टिवल में दूर दूर से आए हैं। उन्हें देखकर सिड भी बुशिन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जहाँ पहले वो सबको ऐसा दिखाएगा कि वो वीक है लेकिन सही समय पर अपनी रियल पावर को शो करेगा, जिससे सारे लोग शॉक हो जाएंगे और कुड़ियाँ उस पर मरने लगेंगी। भाई ऑरा फार्मिंग हो जाएगी। तो वो गामा के पास आकर उससे कहता है कि मैं बुशिन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो मेरे भेस को बदल दो जिससे मुझे कोई पहचान न पाए। तो गामा अपने एक प्रोडक्ट का यूज करके उसका भेस बदल देती है। वो उसे एक ऐसा बंदा बना देती है जो कि बहुत ज्यादा वीक दिखता है और सिड भी अपने बॉडी पोस्टर को और अपनी आवाज को उसी की तरह कर लेता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनी रोज है और उसने गॉडेस ट्रायल में एक हीरो को समन करके उसका सामना किया था। वो सिड के पास जाकर उससे कहती है तुम्हें बुशिन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। तो सिड कहता है कि मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम है क्विंटन, जो उससे बोलता है कि तुम्हें उस लड़की की बात मान लेनी चाहिए। तुम जैसे वीक लोग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके हम जैसे लोगों का टाइम वेस्ट करते हो। सिड कहता है कि तुम्हें क्या करना, मैं जो भी करूं। ये सुनकर क्विंटन को गुस्सा जाता है और वो लगातार सिड को मारने लगता है। सिड उसे आराम से पेल तो सकता है लेकिन अभी सही टाइम नहीं है, टाइम आने पर वो इसे भी चौंक देगा। मार लगने के बाद एनी रोज उसे बोलती है कि तुम्हें फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पर सिड अभी भी उसकी बात नहीं सुनता। सिड खुद को फेस्टिवल में रजिस्टर करा लेता है और अब वो बस ये सोच रहा था कि वो बिना किसी की नजर में आए विनर कैसे बने। ये सोचकर जब वो वहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उसे रोज मिलती है जो उसे बताती है कि कल वो बीटा और एलेक्सिया के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी और आज वो अपने मंगेतर से मिलने वाली है। तो सिड उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है। रोज बताती है कि ओरियाना किंगडम आर्ट और कल्चर में ज्यादा फोकस करता है। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक लड़की को फाइट करते हुए देखा, जिसके बाद मैंने डार्क नाइट में ज्वाइन होने का मन बना लिया। डार्क नाइट बनने से सबने मुझे रोका लेकिन मैं नहीं रुकी क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा था। तो सिड क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? सिड बोलता
कहता है हाँ, और सिड जाते जाते उसे एक बर्गर दे जाता है। फिर हम सिड को दिखते हैं जो कि सिलेक्शन के लिए आया था और स्केल उन फाइटर्स का नाम लिख रहा था जो कि फाइट को जीत सकते हैं और उसके हिसाब से उसे 10 बंदों पर बैट लगानी चाहिए जिससे उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आता है जिसका नाम गोल्डी है, जिसे देखकर स्केल कहता है कि आप तो वही हो ना जो एक भी बैटल नहीं हारे। तो गोल्डी कहता है हाँ, तुमने सही कहा। सिड की फाइट करने की बारी आती है पर वो टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तभी अरीना में सिड का ओपोनेंट आता है जिसे देखकर गोल्डी बोलता है ओह, इसकी रैंक 1006 है, ये हर फाइट को आराम से जीत जाएगा। तभी सिड अपना रूप बदल कर आता है और हाँ, इस बॉडी का नाम है सैंड मैंडेन। उसको देखकर गोल्डी कहता है इसकी लेवल तो 33 है, ये हार जाएगा। लेकिन तभी सिड का ओपोनेंट जमीन पर गिर जाता है जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। पर एनी रॉस ने देख लिया था कि सिड ने बहुत तेजी से उसे मुक्का मारकर उसे चौको दे दिया था। ये देखकर गोल्डी कहता है जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, मैं कल मैंडेन से फाइट करके उसे हरा दूंगा। जिसके बाद अगली सुबह स्केल सिड के पास आता है और उसे बताता है कि रोज ने अपने मंगेतर को मार दिया और वो वहाँ से भाग चुकी है। सिड सोचता है कि रोज ने ऐसा क्यों किया होगा। अगले सीन में हम बीटा और एलेक्सिया को साथ देखते हैं जहाँ बीटा बताती है कि ओरियाना किंगडम के लोगों ने बोला है कि रोज ने जो कुछ भी किया है वो हमारे किंगडम वाले देख लेंगे। मिडगार्ड को इसमें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है और रोज का मंगेतर ओरियाना किंगडम के ड्यूक का सेकंड बेटा है जिसको कि उसने मारा है, लेकिन वहाँ कोई सीरियस घायल नहीं हुआ। एलेक्सिया गुस्से में आकर कहती है कि उसने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया, हम तो एक टीम है ना। बीटा कहती है वो इसलिए क्योंकि वो हमें मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। एलेक्सिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी मदद करूंगी। बीटा कहती है ये थोड़ा सस्पिशियस है, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती हूँ। जब एलेक्सिया वहाँ से चली जाती है तो बीटा शैडो की एक मेंबर से पूछती है कि रोज कहाँ पर है। वो मेंबर उसे बताती है कि रोज मिडगार्ड की एक टनल के अंदर है। बीटा उससे कहती है मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दो ताकि वो मैं एलेक्सिया को दूं, जिससे वो बिजी रहे और रोज को जल्दी ढूंढने ना जाए। फिर दूसरे दिन सिड और स्केल मैच देखने आए थे जहाँ सिड न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए सोच रहा था कि रोज ने अपने मंगेतर को क्यों मारा, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। स्केल ने मैच में बैट लगाई थी जिसमें वो हार जाता है। सिड वहाँ से चला जाता है और एक लड़की से मिलता है जो सिड से बोलती है क्या तुम एक एल्फ को जानते हो, क्योंकि तुमसे एल्फ की स्मेल आ रही है। मुझे जानना है क्योंकि मैं अपनी बहन की बेटी को ढूंढ रही हूँ जो मेरी जैसी ही दिखती है। ये एल्फ लड़की बिल्कुल अल्फा की तरह दिख रही थी। सिड कहता है कि मैं आपके जैसे दिखने वाली किसी भी एल्फ को नहीं जानता। इस एल्फ का नाम बेट्रिक्स है जो कि एक वॉर गॉडेस है। उसको सिड की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो वो उस पर अटैक कर देती है, पर सिड को पता था कि बेट्रिक्स उसे नहीं मारेगी तो वो उसके अटैक को डॉज नहीं करता और गिर जाता है। बेट्रिक्स उससे बोलती है कि तुम वीक हो पर फ्यूचर में तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और वो सिड को ज्ञान देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एनी रोज और क्विंटन मैंडेन का मैच देखने आए थे, यानी सिड का। एनी रोज बताती है कि प्रीवियस मैच में मैंडेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए वो आसानी से जीत गया था। अगली फाइट सिड की गोल्डी के साथ होने वाली थी। एनी रोज बताती है कि गोल्डी एक भी फाइट इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो कभी भी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट ही नहीं करता। अगर कोई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो हार मान लेता है। जिसके बाद सिड और गोल्डी की फाइट होती है। गोल्डी सिड पर अटैक करता है लेकिन वो आसानी से उसे डॉज करता जाता है। तभी अचानक से गोल्डी को लगता है कि सिड ने उस पर अटैक करके उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। गोल्डी डर के मारे पीछे हो जाता है। ये देखकर क्विंटन कहता है कि मैंडेन कैसे बचा, तो एनी रोज उसे समझाती है कि उसने अपनी गर्दन चटका ली जिससे वो बच गया। फिर गोल्डी अपनी पूरी पावर से सिड पर हमला करता है पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि गोल्डी हार जाता है जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एनी रोज बताती है कि मैंडेन फास्ट था लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गोल्डी के अटैक को देखकर मैंडेन चीखा और मैंडेन की तलवार उसे लग गई जिससे वो हार गया। क्विंटन ये सुनकर कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, कल देखना मैं मैंडेन को फाइट में हरा दूंगा। पर अगले दिन क्विंटन भी मैंडेन से हार जाता है और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब हार गया। सिड जब वहाँ से जा रहा था तो एनी रोज उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी सारी स्किल्स देख ली हैं और कल तुम मुझसे फाइट में हार जाओगे। तभी सिड अपने सेफ्टी ग्लव उतारता है जिससे जमीन टूट जाती है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि कल मैं इस बच्चों के खेल को खत्म कर दूंगा। फिर सीन आयरिस पे आता है जो कि ओरियाना के किंग और पर एसिड के साथ थी, जहाँ पर एसिड बोलता है कि मिडगार्ड को हमारी कोई भी प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जो किंगडम अपनी क्वीन को नहीं बचा सकता वो हमें क्या बचाएगा। इस बात से आयरिस को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, नहीं तो दोनों किंगडम के रिलेशन खराब हो जाते। किंग कहता है कि जो एसिड बोल रहा है वो सही है। तभी हम रोज को दिखते हैं जिसके पीछे ओरियाना के नाइट्स पड़े थे जिनको मार के वो आगे चली जाती है। जिसके बाद स्केल सिड के पास आकर उसे बताता है
कि रोज को वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके सर पर इनाम भी है और स्केल रोज को पकड़ना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर बैटिंग की वजह से बहुत कर्जा हो गया है और रोज को पकड़ के जो पैसे मिलेंगे उनसे वो अपना कर्जा चुका देगा। पर सिड उसकी बात को नहीं मानता। वो एप्सिलॉन के पास जाता है और उससे पूछता है कि रोज कहाँ पर है। एप्सिलॉन बताती है कि ये सब बीटा हैंडल कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि रोज मिडगार्ड की एक टनल के अंदर है। जिसके बाद सिड वहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले वो एक पियानो को दिखता है जिसे देखकर उसका उसे बजाने का मन करता है। दूसरी तरफ हमें लेक्सिया और बीटा को दिखती है जिन्हें की पता चल चुका है कि ये सेट कल्ट के साथ मिला हुआ है और क्योंकि वो तीनों एक टीम है तो इसलिए वो रोज को टनल में ढूंढने आए हैं। हम रोज को दिखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि क्या उसने ये सही किया। फिर हमें पता चलता है कि रोज ने शेड को क्यों मारा था। वो अपने फादर से सिड के साथ शादी करने की बात करने गई थी, लेकिन जब वो अपने फादर को दिखती है तो उन्हें वो बहुत ही अजीब लगते हैं। उसे पता चलता है कि ये शेड ने उन्हें अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो देखती है कि यहाँ जितने भी उसके लोग थे वो सब भी उसके कंट्रोल में हैं। तो वो ये शेड पे हमला करके उसे घायल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। हाँ, वो उसे मारती नहीं है। वो रोज को वार्न करता है कि अगर वो बुसिन फेस्टिवल खत्म होने से पहले उसके पास नहीं आई तो उसके फादर के हाथों ही मिडगार्ड के किंग को मरवा देगा, जिससे ओरियाना किंगडम और मिडगार्ड के बीच वॉर हो जाएगी। रोज अपने मन में सोचती है कि उसे जल्दबाजी में काम नहीं लेना चाहिए था। वहाँ उसे दिमाग चलाने की जरूरत थी जो कि उसके पास है ही नहीं। वो सिड के दिए हुए बर्गर के रैप को देखकर उसे याद करती है, पर तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। वो जब उसका पीछा करके जाती है तो वहाँ उसे शैडो मिलता है जो कि उस पियानो को बजा रहा था। शैडो रोज से बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। शैडो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा और वो उसे अपनी मैजिक से ठीक कर देता है। वहाँ से जाने से पहले कहता है कि अब सब तुम्हारे ऊपर है। तभी रोज के ऊपर कल्ट के मेंबर अटैक कर देते हैं, पर वो उन्हें चाकू दे देती है। जब वो उन्हें चाकू देकर वहाँ से आगे जाती है तो उसे रास्ते में एलेक्सिया और बीटा मिलते हैं। एलेक्सिया उससे पूछती है कि हम तो एक टीम थे ना, तो तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते थे। रोज उनसे कहती है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए, मेरे बीच में मत आओ। एलेक्सिया कहती है तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली, और वो उससे लड़ने लगती है। इन दोनों की थोड़ी बहस वाली फाइट चलती है, लेकिन रोज एलेक्सिया को हरा देती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सिड पे आता है जो कि अपने डूम जा रहा था, लेकिन डोर के सामने उसे क्लियर मिलती है जो उसका गला दबाकर कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि हम समर वेकेशन पर दोनों साथ में घर जाएंगे, लेकिन तुम नहीं गए, तुम हर बार ऐसे ही प्रॉमिस करते हो। फिर वो उसे उसके मैच की VIP टिकट देती है और उससे कहती है कि तुम मेरा मैच देखने आना। और अगले दिन जब एलेक्सिया बीटा के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि बीटा यहाँ से जा चुकी है। वो उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाती है जिसमें ओरियाना किंगडम और कल्ट के साथ होने के सबूत थे। फिर बुसिन फेस्टिवल का फाइनल स्टार्ट हो गया था और सेड आज VIP सीट पर आया था और उसके बगल में ही आयरिस की भी सीट थी। वो उससे माफी मांगती है कि उसने एलेक्सिया की किडनैपिंग का झूठा इल्जाम उस पर लगाया, जिसके लिए वो उससे सॉरी कहती है। सिड उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। आयरिस बोलती है कि मुझे लगता है एनी रोज, क्योंकि वो गॉडेस ट्रायल में भी पास हो गई थी। सिड बोलता है कि मैंडिन तो भी जीत सकता है ना। आयरिस बोलती है कि मैंने मैंडिन को फाइट करते हुए अभी तक नहीं देखा, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। और आयरिस को भी डर है कि वो बुसिन फेस्टिवल नहीं जीत पाएगी क्योंकि बेयरट्रिक्स उसकी ओपोनेंट होने वाली है। तभी सिड बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब लड़ने की बारी मैंडिन की थी। तभी आयरिस के पास एशेड आता है और वहाँ दोनों किंग नहीं आए थे। आयरिस के फादर तो कल आने वाले हैं क्योंकि कल आयरिस का मैच है, और एशेड बताता है कि उसके किंग की भी तबीयत खराब है तो वो भी कल आएंगे। इधर सिड और एनी रोज के बीच फाइट स्टार्ट होती है और सबको लगता है कि एनी रोज आराम से जीत जाएगी। एनी रोज सोचती है कि मैंडिन की स्पीड बहुत ज्यादा है तो उसे उस पर जल्दी फाइट करना होगा, तो वो उस पर पहले ही अटैक कर देती है, पर सिड उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और अगले ही पल एनी रोज को हराकर जीत जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन सबको लगता था कि एनी रोज उससे ज्यादा ताकतवर है। इधर एसिड आयरिस से पूछता है कि तुमने देखा ना मैंडिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कल तुम्हारी फाइट उससे ही होने वाली है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे जीत पाओगी। आयरिस कहती है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे लगता है कि मैंडिन ने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है, वो अपनी ताकत को छिपा रहा है। फिर से डैनी रोज से मिलता है जो उसे जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। वो उससे कहती है कि तुम सच में ज्यादा पावरफुल हो, पर अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। दूसरी तरफ हम आयरिस को देखते हैं जो कि अपनी बैटल जीत चुकी थी और उसे बस जीतना ही पसंद है। बैटल के बाद वो बेट्रिक्स के पास जाती है और उसे अपना नाम बताती है। फिर शाम को सिड अपने डोम जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि कल
कल वो आयरिस को हरा देगा तो क्या उसे वहाँ से एक्शन में भाग जाना चाहिए, जिससे लोग सोचेंगे कि ये बंदा कौन था जिसने आयरिस को इतनी आसानी से हरा दिया। वो ये सब सोचकर जब अपने डोम पहुँचता है तो उसे गेट पर क्लेयर मिलती है जो बहुत ही गुस्सा थी, जो उससे कहती है कि सेठ तुम आज भी मेरा मैच बिना देखे ही चले गए। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि इस सेठ से बदला लेने के लिए रेडी हो रही थी और वो सेठ को याद करती है। फिर हमें आयरिस के बचपन के बारे में बताया जाता है कि मिडगार्ड में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो शैडो को नहीं हरा पाई, इसलिए आयरिस को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर हम आयरिस को देखते हैं जो कि सिड के साथ वीआईपी सीट पर बैठी थी। तभी वहाँ बेएट्रिक्स भी आ जाती है जिसे कि आयरिस नहीं बुलाया था। बेएट्रिक्स वहाँ सबसे पूछती है कि क्या तुमने मेरी जैसी कोई एल्फ को देखा है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता होता। फिर सीन कट होता है और हम एशेड को दिखते हैं जो कि ओरियाना के किंग को ड्रग दे रहा था, जिस वजह से वो उसकी बात को मानता है और आज के दिन ही ओरियाना के किंग मिडगार्ड के किंग से मिलने वाले हैं। एशेड चाहता है कि वो अपने किंग के हाथों मिडगार्ड के किंग को मरवा दे, जिससे दोनों किंगडम में बहुत ही बड़ी वॉर हो जाएगी और ओरियाना किंगडम मिडगार्ड को हरा के वहाँ एक न्यू किंग अपॉइंट करेगा। वो ये चीज आयरिस के मैच के बीच में करेगा, पर उसे डर है कि मैंडिन मैन उसके बीच में ना आए। इधर आयरिस और सिड यानी मैंडिन मैन की फाइट स्टार्ट होती है। फाइट स्टार्ट होते ही आयरिस को लगता है कि उसकी गर्दन कट गई, लेकिन ये सच नहीं है। फिर जैसे ही आयरिस कोई मूव करने वाली थी उसको लगता है कि वो मर चुकी है और ये सब सिड कर रहा था। ये देखकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि प्रिंसेस आयरिस अब कमजोर हो चुकी हैं, अब ये लड़ाई वड़ाई उनके बस की बात नहीं है। और इस बात से आयरिस गुस्सा होकर सिड पर डायरेक्ट अटैक करती है, जो मौका देखकर सिड उसे डॉज करके उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर मिडगार्ड का किंग गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इस फाइट को देखकर बेएट्रिक्स कहती है कि उसे भी मैंडिन मैन से लड़ना है। तभी हम रोज को दिखते हैं जो कि वीआईपी एरिया में आ चुकी थी। इधर शैडो गार्डन के लोगों ने कल्ट के लोगों को मार दिया था। हम देखते हैं कि रोज एसिड के पास आ जाती है और अपने फादर को देखकर उनसे सब चीजों के लिए सॉरी कहती है और तेजी से एसिड पर अटैक करती है, पर एसिड ओरियाना के किंग को शील्ड बनाकर बच जाता है और रोज अपने फादर को ही स्टेप कर देती है। ओरियाना के किंग के मरने पर उसका किंगडम बच सकता था। अब रोज के पास कुछ था नहीं तो वो सुसाइड करने ही वाली थी कि तभी वहाँ मैंडिन मैन आकर उसे रोक देता है और अपने असली फॉर्म यानी शैडो फॉर्म में आ जाता है और उससे कहता है कि अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। शैडो को देखकर रोज को याद आता है कि जब बचपन में उसे किडनैप कर लिया गया था तो उसे शैडो ने ही आकर बचाया था। फिर रोज वहाँ से चली जाती है और शैडो एसिड पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ बेएट्रिक्स आकर शैडो पर हमला कर देती है क्योंकि शैडो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और उसे एक स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करनी थी। इधर जैसे ही आयरिस को पता चलता है कि मैंडिन मैन ही शैडो था तो वो भी गुस्से में आकर उससे लड़ने लगती है। अब एशिड भी इस किंगडम से भाग रहा था। इधर अल्फा रोज के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, पहली कि अकेले लड़ो, दूसरी शैडो गार्डन को ज्वाइन कर लो। रोज को पता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वो शैडो गार्डन को ज्वाइन कर लेती है, जिससे वो शैडो गार्डन के साथ ही मिलकर अपने किंगडम को वापस पा सके, जिसके लिए अल्फा भी उससे हाँ कहती है। इधर बेएट्रिक्स शैडो से फाइट कर रही थी, लेकिन शैडो बहुत ही फास्ट था। वो बार बार उसके पीछे आकर उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ एक एशियंट वेपन के साथ आयरिस आती है जो कि फायर शॉट थी। वो उससे ही शैडो पर अटैक करती है, पर शैडो उससे बच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ये तलवार दिवाली में बहुत काम आएगी। वो दोनों साथ मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं। वो लोग जहाँ पर भी जाकर फाइट करते वो जगह तबाह हो जाती। ये तीनों इतनी तेजी से फाइट कर रहे थे कि नॉर्मल लोग तो इनको देख भी नहीं पा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। फिर बेएट्रिक्स शैडो की क्रोबार को तोड़ देती है। वो लड़ते लड़ते क्लॉक टावर के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ आयरिस बेएट्रिक्स से बोलती है कि मैं शैडो को पकड़ती हूँ, आप उस पर तेजी से अटैक करना। प्लान के मुताबिक आयरिस शैडो को पकड़ने जाती है, पर शैडो उसे चौक दे देता है और उसे अपने पैर के नीचे रखकर बेएट्रिक्स को भी उठाकर अपने पैरों के नीचे रख देता है और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से ही उन्हें दबाने लगता है। आयरिस उससे कहती है पूरा मिडगार्ड किंगडम तुम्हारे पीछे है, तुम कुछ भी कर लो यहाँ से नहीं भाग सकते। सिड कहता है कौन भागने वाला है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा? और वो जोरों से हंसने लगता है और अपनी ऑल माइटी पावर को यूज करता है, जो देखकर सबकी फटके चार हो जाती है कि ये किंगडम तो अब तबाह होने वाला है। शैडो अपनी ऑल माइटी पावर को यूज करने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे अपना बचपन याद आता है और वो वापस से अपनी पावर को रिवर्स करके वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। तभी आयरिस रोने लगती है क्योंकि अब उसे अपनी औकात पता चल चुकी है कि वो शैडो से बहुत ही वीक है।
जिसके अगले दिन बेatrix यहाँ से जाने वाली थी, पर जाने से पहले वो आयरिस से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई तो होता ही है, इसमें शायद होने वाली कोई बात नहीं है। आयरिस कहती है कि मैं अब और स्ट्रॉन्ग बनूंगी। जिसके बाद बेatrix वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि इस किंगडम में मुझे बहुत मजा आया, पर वो उस एल्फ को नहीं ढूंढ पाई। इधर एसिड अपने बॉस से बोलता है कि ओरियाना किंगडम अभी भी हमारे कंट्रोल में है, रोज कभी ना कभी तो वापस आएगी। फिर सीन शेरी पर आता है जो कि शैडो को मारने का प्लान बना रही थी। इधर हम देखते हैं जहाँ अल्फा रोज को एक मिस्ट फॉरेस्ट में लाई थी और ये फॉरेस्ट पहले एक ड्रैगन का था, पर शैडो ने उस ड्रैगन को मार दिया और यहाँ कब्जा कर लिया। फिर हमें शैडो गार्डन का बेस दिखाई जाता है जिसका नाम है एलेक्जेंड्रे। वहाँ अल्फा एक मेंबर से बोलती है ये रोज है शैडो गार्डन की न्यू मेंबर, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ट्रेन करो। वो मेंबर रोज से कहती है कि तुमने बाहर के अपने सारे रिश्तों को तोड़ दिया है ना, क्योंकि अब ये तुम्हारी नई जिंदगी है। और वो उसके कपड़ों को फाड़ देती है और जो बर्गर का रैप सीड ने उसे दिया था वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर रोज तो बहुत इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम शैडो को देखते हैं जो कि बोलता है जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और अभी मेरी अवेकनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। इसका सीजन 2 भी है जो कि बहुत ही बिंदास है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर बहुत प्यार दिखाओ, यानी वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही चौको देने वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।